Good morning, dear friends. So, today we will start next session, that is paper 4, income tax law, section A, and we will start from module 2, and it contains head of income. Head of incomes, चलो heads of income के बारे में स्टडी करते हैं. Let's study. So first we should see that heads of income chapter overview. We should pay attention to the chapter overview too. Sometimes students do not pay attention to the chapter overview. They started studying from the chapter 1. No, we should check what the chapter overview is. So, heads of income. What is head of income? मतलब जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, एक एसएससी के पास इनकम आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कौन कौन से हेड्स हैं, उनको डिफरेंट्स उसमें कैटेगरी करा गया, कैटेगराइज करा गया हुआ है. फर्स्टली सैलरी जॉब से मिलती है, जॉब है तो सैलरी. देन एक पर्सन जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, उसको आपने खाली पड़ी थी, आपने रेंट पे दे दिया, लेट आउट कर दिया. देन वी विल गेट इनकम फ्रॉम that will be added in income from house property. Profit and gain from business or professions. Whatever the business is there, we are carrying, that business carries some profit or gain, so that profit and gain will be considered in the business or professions. जो भी इनकम हम प्रोफेशन से कमा रहे हैं, जो भी फीस, that should be added in that head. Then capital gain. So capital gain is basically हमारे ग्रैंडफादर ने एक लैंड को परचेज करा, लैंड परचेज किया, देन राइज इन द प्राइस. आफ्टर 10 years देख रही हूँ कि उसमें जो लैंड था उसकी प्राइस इंक्रीज हो गया. सपोज इट वॉज ऑफ 5 lakh when your grandfather purchased it, but thereafter today the value of that land is of 5 crore. So that is a capital gain, मतलब sudden change. Okay. Then income from other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आ जाता है, मतलब कुछ अलग सोर्सेज के इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इनकम मिलती है. जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है लॉटरी. अगर कोई लॉटरी आप जीत गए, उससे इनकम आ गई, तो वो इन चारों हेड्स में तो नहीं आ सकती ना, उसको तो अलग हेड में कंटेन करा जाएगा. तो वो लॉटरी सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी. अब इनको चार्जिंग सेक्शन क्या है, मतलब जो सेक्शंस इसको गवर्न करते हैं वो ये सब सेक्शंस हैं. डीमिंग प्रोविजंस, मतलब ये प्रोविजंस इन पे डीम करते हैं, मतलब ये जैसे कोई भी केस है उस पर ये कैसे ट्रीट करेंगे, वो सब ये डीमिंग प्रोविजंस आ जाएंगे. डिडक्शंस अलाउबल, कौन कौन सी डिडक्शन है जो कि हमको मिलती है. डिडक्शंस का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो होता है राहत. क्या मतलब हमको राहत मिली है, मतलब इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा हमारा, क्या क्या डिडक्शंस मिली है. सो ये सेक्शंस जो हैं वो हमें डिडक्शंस बताते हैं, और डिडक्शंस जो नॉट अलाउबल हैं वो कौन से सेक्शंस पे, ये सेक्शंस बताते हैं. अदर प्रोविजंस, इनके अलावा जो प्रोविजंस हैं वो किस में कैरी होते हैं, इन सेक्शंस में, सेक्शन 17 सैलरीज का एंड ऑल. सो लेट्स मूव अहेड टू द आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज सैलरी एज पर इनकम टैक्स लैंग्वेज इट इज़ अ वाइडर टर्म. बहुत वाइडर टर्म है, इसमें दोनों चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है. फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पेमेंट्स को भी और नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स. जो एम्प्लॉयर हमको दे रहा है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मतलब अमाउंट या मनी हमें दे रहा है उसके अगेंस्ट में, और नॉन मॉनेटरी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम परक्विजिट्स भी कहते हैं, और मॉनेटरी पेमेंट्स को हम अलाउंसेस. ओके. सो फर्स्ट वी शुड पे अटेंशन टू द प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज. कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो सैलरीज के अंदर आते हैं, और कंप्यूट के टाइम इनको एक
एक प्रोमिनेंट टर्म्स है। फर्स्टली बेसिक सैलरी, आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो आपको जो बेसिक सैलरी आप जो काम कर रहे हैं उस पर जो आपको रिटर्न में पेमेंट मिल रही है उसको बेसिक सैलरी कंसीडर करेंगे। देन आफ्टर फीस कमीशन, फीस तो लाइक इफ़ यू हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज then you are getting against that a fees which is considered as a fees. Okay, commission as per your job employer is providing, that is commission. Bonus at the end of the year we will get amount that is considered as bonus. Allowance matlab monetary payments that I already discussed about monetary payments, that allowances. Okay, so first allowance is dearness allowance is like महंगाई भत्ता। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें गवर्नमेंट देती है, ये मोस्टली गवर्नमेंट पे करती है डियरनेस अलाउंस। एज़ पर डे टू डे हमारा प्राइस लेवल रेज हो रहा है तो डीए देता है, तो कॉम्पनसेट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए प्राइस लेवल से, तो डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करता है। देन हाउस रेंट अलाउंस इज बेसिकली अलाउंस विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर द रेंट ऑफ द हाउस। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय जो है वो अलग सिटी से आया हुआ है जॉब करने के लिए, तो उसको कंपनी उसको रेंट के लिए पैसे दे रही है कि जाओ आप घर ले लो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो उसमें हमें क्या एग्जेम्पशन मिलेंगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इनमें से जो भी कम है, मतलब जो भी लीस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A बताता है। फर्स्टली HRA एक्चुअली रिसीव, जितना HRA कंपनी प्रोवाइड कर रही है या एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। देन रेंट पे करा जा रहा है 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलिवेंट, उस जो रेलिवेंट पीरियड है उसमें जो 10% सैलरी है वो माइनस कर देनी है। और थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी का 50% अगर अकोमोडेशन, इफ़ अकोमोडेशन इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ओके, देन और या 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटी फॉर द रेलिवेंट पीरियड, या 40% सैलरी का अगर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है कोई अलग सिटी में, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 cities. Okay, next is children education allowance is basically allowance for employees children for their education, मतलब education के लिए हमें allowance दे रहे हैं। तो उसमें हमें exemption क्या देता है? 100 per month। इनकम टैक्स वाला क्या कहता है कि 100 पर मंथ, 100 रुपये प्रति माह हमें वो है, मतलब एग्जेम्प्ट है ये पर चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के लिए अप टू मैक्सिमम 2 बच्चे हो और 100 रुपये पर मंथ। ओके, तो ईयरली क्या होगा? 1200। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन ऑफ कंपनी चिल्ड्रन के हॉस्टल का पेमेंट करे, हॉस्टल को पेमेंट करने के लिए पैसे दे रही है, बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसमें 300 पर मंथ, 300 रुपये प्रति माह और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर आपके 3 चिल्ड्रंस हैं, मतलब एम्प्लॉय के 3 चिल्ड्रंस हैं, तो वो थर्ड चिल्ड्रन के लिए कोई एग्जेम्पशंस नहीं होगी, मतलब कुछ अमाउंट भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है इसमें क्या है, हमें लेस क्या है, 32 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड। 3200 रुपीज़ मिलेंगे एम्प्लॉय को अगर वो ब्लाइंड है, अंधा है, डेफ है, डम, गूंगा बहरा है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। सिर्फ इन एम्प्लॉयज़ के लिए ही इतना है अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इट इज़ फुली टैक्सेबल। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब अगर जो एम्प्लॉय है वो अपने कस्टमर्स को रिसीव करने के लिए, उनको हॉस्पिटैलिटी के लिए उसको कंपनी पैसे दे रही है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये फुली टैक्सेबल है। बट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। अदर अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब एंटरटेन करने के लिए अपने कस्टमर्स को ये सब अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये फुली टैक्सेबल है गवर्नमेंट के लिए, वो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन अदर अलाउंसेस इनके अलावा भी अलाउंसेस हैं, इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंसेस, ओवर टाइम वर्क कर रहे हो आप उसको, तो वो फुली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंसेस बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई सिटी में रहने गए हो, वहाँ पे आपका हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंसेस। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। 5th पॉइंट, टैक्सेबल परक्यूसिट्स क्या है?
टैक्सेबल परक्यूसिट्स मतलब परक्यूसिट्स ऑलरेडी टोल्ड यू नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स। नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है इंस्टेड ऑफ हमको अमाउंट पे करने की जगह। अभी हमें वो HRA दे रहा था, मतलब पैसे दे रहा था कि हम रेंट जाके पैसा मतलब जितना वो पैसे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेंट पे हम अपना जगह ले लें और वहाँ पे रहें। बट यहाँ पे क्या कह रही है कंपनी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ पे वो खुद ही अकोमोडेशन मतलब जगह दे रही है कि हाँ यहाँ पे रहो आप। वेयर द अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, जहाँ पे अकोमोडेशन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा जा रहा है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलोनीज़ मिली हैं, तो उनके लिए कैसे टैक्सेशन होता है, कैसे कम्यूशन होता है। तो फर्स्टली लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जितनी फीस गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन करी गई है वो अमाउंट। देन रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉयर के द्वारा रेंट पे करा गया है वो लेस कर दिया जाएगा अमाउंट। ओके, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉय, अगर एकोमोडेशन क्या है अदर एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, कोई अकोमोडेशन ठहरना वगैरह मतलब रहना प्रोवाइड करा जा रहा है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है। ओके, देन फर्स्ट इफ़ अकोमोडेशन इज़ ओन बाय एम्प्लॉयर, अगर जो रहना मतलब जगह है वो एम्प्लॉयर खुद ही ओन करता है, मतलब खुद की जगह है उसकी। सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन 25 लाख एज पर 2001 से, अगर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है एज पर 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन व्हाट इज़ द डिडक्शंस, मतलब व्हाट इज़ द अमाउंट विच इज़ टैक्सेबल 50% ऑफ सैलरी, 15% सैलरी का उस पीरियड में, और माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर जितना भी अमाउंट रेंट रिकवर्ड हो रहा है एम्प्लॉय से उसको माइनस करके वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन, अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख से कम है एज पर 2001 सेक्शन सेंसस, उसमें क्या है 10% सैलरी का 10% लिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, जिस पीरियड में वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, और रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना भी रेंट रिकवर करा गया एम्प्लॉय से। इन अदर सिटीज़, इनके अलावा मतलब जो सिटीज़ हैं वो 10 लाख से भी कम है। ओके, 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या 7.5% ऑफ सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब 7.5% सैलरी का, और रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना भी रेंट एम्प्लॉय से रिकवर्ड हो रहा है। इफ़ एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, अगर जो एकोमोडेशन है वो लीज पे लिया गया एम्प्लॉयर, लीज क्या हो गया यहाँ पे, लीज को आप कंसीडर कर सकते हो कि रेंट भी कह सकते हैं हम एक टाइप का, कि एम्प्लॉयर ने वो जगह खुद खरीद, उसकी खुद की ओन नहीं है, उस पर उसका खुद का नहीं है, बट वो रेंट पे ले रखी है। देन लोअर ऑफ द लीज रेंटल पेड, देन लोअर ऑफ द लीज रेंटल पेड, लोअर ऑफ द मतलब इनमें से जो भी है रेंटल पेड या पेबल बाय द एम्प्लॉयर, जितना भी रेंटल पे कर रहे हैं या जितना भी एम्प्लॉय के, या 15% ऑफ सैलरी, रेंट जितना पे कर रहे हो या 15%, इनमें से जो भी कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। माइनस क्या होगा, रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय ने रेंट पे करा हुआ है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, जो भी जैसे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ पे लगी हुई हैं, वो एम्प्लॉयर ने उसको हटवाई हैं, डिस्चार्ज करवाई हैं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा पे करा गया है, तो ये फुली टैक्सेबल है। एनी सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय और टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी। देखो कोई भी मतलब कोई भी सम है जो एम्प्लॉयर के द्वारा पे करा जा रहा है ताकि फॉर द एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑन द लाइफ, मतलब इफेक्ट कर सके वो लाइफ एश्योरेंस की, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय का ये जो है ना, ये सारा फुली टैक्सेबल है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, और आपको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पेज, सॉरी, वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार। वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार, जो हम मोटर कार्स यूज़ कर रहे हैं उनका, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेसिकली टेबल भी बना रखी है जनरली बाद में। ये फुली टैक्सेबल है। एनी अदर परक्यूसिट्स, और कोई अलग परक्यूसिट्स इनके अलावा, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस ऑफ सर्विस ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, मतलब एक एम्प्लॉयर ने स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट ये सब लगवा रखा है एम्प्लॉय के लिए, तो जितनी भी वो सैलरी पे कर रहा है और या जितनी भी उस सर्विस, मतलब स्वीपर अपनी सर्विस दे रहा है, गार्डनर अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो
पूरा अमाउंट जो पे कर रहा है उसको माइनस करेंगे, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है या पे कर रहा है उसके लिए उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉय। गैस इलेक्ट्रिसिटी मतलब गैस की सप्लाई करें, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ये सब एम्प्लॉयर ने खुद ही अरेंज कर रखी है एम्प्लॉय के लिए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसकी कन्वीनियंस के लिए। तो इसमें जितना भी एम्प्लॉयर जो है वो अपनी मतलब जो भी एजेंसी सप्लाइंग गैस, जैसे गैस सप्लाई कर रही है उस एजेंसी को पे कर रही है, उतना अमाउंट को माइनस करेंगे जितना भी एम्प्लॉय पे कर रहा है उसके लिए, जितना अमाउंट निकल के आएगा वो टैक्सेबल होगा। प्रोविजंस ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो मतलब कंसेशनल या फ्री ही एजुकेशन मान लो एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड मतलब एजुकेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या है, सम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इंक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जितना भी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करा हुआ है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के को मतलब एम्प्लॉय के कोई भी मेंबर को फ्री एजुकेशन देने के लिए, माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जितना भी अमाउंट पेड करा गया है या रिकवर हुआ है एम्प्लॉय के द्वारा। वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुद का ही है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर खुद ही अपना एजुकेशन स्कूल जैसा खोल रखा है। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द इक्वलिटी, इसमें क्या होगा कि जितनी भी कॉस्ट है मतलब एजुकेशन की एक सिमिलर इंस्टीट्यूशन की, मतलब जैसा ये है वैसा ही कोई पास में लोकेलिटी में हो, उतना अमाउंट उसकी उतना अमाउंट आएगा, उतनी कॉस्ट आएगी, माइनस अमाउंट पेड, जितना भी अमाउंट पे करा है, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से रिकवर हो पाया है। हाउएवर, हालांकि देयर वुड बी नो परक्यूसिट, ये कोई भी परक्यूसिट नहीं होगी इफ़ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000, अगर बेनिफिट का जो वैल्यू है वो प्रत्येक बच्चे पे 1000 से ऊपर एक्सीड नहीं करती पर मंथ, तो वो परक्यूसिट्स नहीं मानी जाएगी। एबव नोट, एबव परक्यूसिट्स आर टैक्सेबल ओनली केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, ये जो ऊपर वाली परक्यूसिट्स हैं ये टैक्सेबल है कुछ केस में, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के कुछ केस में, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशन लोन एक्सीडिंग ₹20,000, अगर एम्प्लॉय 20,000 से ज़्यादा लोन ले रहा है तो उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम बेटर समझाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय है जिसको 1 लाख का लोन चाहिए कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो अपनी कंपनी को बता रहा है आई वॉन्ट अ लोन। So company was saying कि instead of going to the bank you should take a loan from me and I will charge you a less interest comparison to bank. For example, a bank is charging 18% of interest for a loan for 1 lakh, while company is saying I will take only 10%. Then in such case employee will be influenced by the company loan, and she or he would prefer to go to the company for loan instead of going to the bank because it has very less interest rate comparison to the bank. That's why it is obsessed. Okay, so here interest computed at the rate charged by SBI is on first day of relevant period in year in previous year in respect of loan for similar purpose on the maximum outstanding monthly balance माइनस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जितना मान लो कि SBI ने इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय SBI ने जितना रेट लिया है ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब रिलेवेंट के पिछली साल, प्रीवियस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, उस लोन के लिए फॉर सिमिलर पर्पज, जिस पर्पज़ के लिए उसने लिया है उसी सिमिलर पर्पज़ के लिए कितना इंटरेस्ट SBI ने चार्ज किया है फॉर द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो फिर मतलब उसके लिए जितना लिया है माइनस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट पे करा है उसके लिए। फॉर एग्जांपल RBI 18% ले रहा था, RBI 18% ले रहा था और कंपनी 10%, तो जो 8% है वो टैक्सेबल होगा। ओके, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर क्या होता है कि गिफ्ट और वाउचर की वैल्यू है सम इक्वल टू उसकी जितना अमाउंट है ऑफ सच गिफ्ट
वो टैक्सेबल होगा। इफ़ वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर इज़ बिलो 5000, अगर गिफ्ट और वाउचर की वैल्यू 5000 से कम है तो वो परक्यूसिट्स नहीं मानी जाएगी। अब यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स, जो मूवेबल एसेट्स बेसिकली ये होता है कार स्कूटर जो मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसमें क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी कोई मूवेबल एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जितनी भी कॉस्ट थी एसेट की माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर इन अदर वर्ड्स डेप्रीशिएशन माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना भी अमाउंट उस एसेट्स के लिए एम्प्लॉय ने पे करा हुआ है। लीव ट्रेवल कॉन्सेशन, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन में क्या है कि एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेचुइटी क्या होता है कि हमें लमसम अमाउंट मिलता है, बेसिकली जो वो है मतलब एम्प्लॉय जो है वो हमारी सैलरी से कुछ अमाउंट काटता रहता है, देन वो हमको एट द एंड मतलब रिटायरमेंट पे वो अमाउंट देता है लमसम में, तो उसको ग्रेचुइटी कहते हैं। रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी ग्रेचुइटी हमें एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही मिल जाती है तो वो फुली टैक्सेबल होती है। और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, अगर ग्रेचुइटी हमें रिटायरमेंट के टाइम में उसके बाद मिल रही है तो फिर उसमें कुछ हमें एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ये हम बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अनकम्यूटेड पेंशंस, जो अनकम्यूटेड पेंशंस हैं वो फुली टैक्सेबल होती है। कम्प्यूटेड पेंशंस जो होती हैं, जो कम्यूटेड होती हैं पेंशंस, उनमें कुछ हमको डिडक्शंस मिलती हैं। लीव इनकैशमेंट में ये होता है कि हमको अगर 1 ईयर में 15 डेज़ की हॉलीडे प्रोवाइड करी गई है और हमने एक भी हॉलीडेज़ को यूज़ नहीं करा है, 18 डेज़ हम कंटिन्यू जॉब किए, तो उसके लिए हमको वो जो लीव है वो हमको पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, हमको उसके अगेंस्ट में अमाउंट मिलता है, तो वो लीव इनकैशमेंट में आ जाता है। रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर वो लीव इनकैशमेंट आपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग कर लिया है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के दौरान कर लिया है तो फिर आपको वो फुली टैक्सेबल है। अगर आप रिटायरमेंट या बाद में करा हुआ है तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है कि आपको कह रहे हैं कंपनी वाले कि अभी आप रिटायरमेंट ले लो, मैं आपको कुछ अमाउंट दे दूँगा, तो इसमें एम्प्लॉयज़ जो होता है वो उसको अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी ले लेता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं। जितना भी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हुआ है, जितना भी अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है कि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लो, अभी पहले ही रिटायरमेंट ले लो, ओके। एंड देन 5 लाख और 3 मंथ्स ऑफ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, जितने भी सर्विस 10 20 30 जितनी भी साल करा हुआ है। लास्ट ऑन सैलरी, जो आखिरी में सैलरी ली है। रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट, जितने भी मंथ्स बाकी थे, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसमें 10 मंथ्स आपके ऑलरेडी बचे हुए थे, तो वो 10 मंथ्स यहाँ पे कंसीडर करे जाएंगे। और इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी कम है उसको हम एग्जेम्पशन मान के माइनस करके अमाउंट जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या हो, ETC, ये भी फुली टैक्सेबल है। इसमें कुछ ये फुली टैक्सेबल नहीं है, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं हमको। कॉम्पनसेशन जितना भी मिला हुआ है 5 लाख और 15 डेज़ एवरेज पे, जितना भी एवरेज पे का 15 डेज़, कंप्लीट 15 डेज़ का एवरेज पे, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, टॉपिक वीडियो बनाएंगे। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 में हमें डिडक्शन क्या मिलती है। 16(1)(a) कहता है अप टू 50,000 तक डिडक्शंस हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अब एंटरटेनमेंट अलाउंस वहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको कुछ डिडक्शंस मिलती है, तो यहाँ पे होगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो लीस्ट है 5,000 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी का जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस हमको रिसीव हो रहा है, और प्रोफेशनल टैक्स को सबको माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा वो हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी। Thank you. Today we will end here. I hope you guys like it. Thank you. Please subscribe.
my channel for more videos, and if you guys like it, please like it and subscribe it. Thank you.